स्टूडेंट्स नमस्कार। मैं अनूप शर्मा और इस समय हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए, चार्जिंग हम लोगों ने देखी कि कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर चार्ज होने के बाद कैसे डिस्चार्ज होता है। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए यानी अपने पास में कैसा सर्किट होगा। इस सर्किट में देखिए ये कैपेसिटर है जो फाइनली फुल चार्ज है और इस पे चार्ज कितना है Q नॉट, ये हो गया की। तो जब हम यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे, यानी स्विच ऑन करेंगे तो कैपेसिटर ऑलरेडी हमारा फुल चार्ज है और इस पे मैक्सिमम चार्ज कितना है Q नॉट क्या हो गया इस पे मैक्सिमम चार्ज। तो जब हम स्विच ऑन करेंगे तो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल है मैक्सिमम, यानी कैपेसिटर फुल चार्ज है तो पोटेंशियल है फुल चार्ज होने की वजह से। और यहाँ पे जो हमको ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई पोटेंशियल नहीं। तो अब क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो डिस्चार्ज होने का जो एक रेट होगा, यानी जिस रेट से इसमें चार्ज डिक्रीज हो रहा होगा, उसी रेट से यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ करंट जब फ्लो कर रहा होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो तो हो गया Q/C। रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो होना चाहिए IR। अब रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल है कभी भी चार्जिंग सोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यानी इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, तो हम कहेंगे ये जो IR है वो Q/C से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। तो IR इज इक्वल क्या हो गया Q/C। करंट अगर यहाँ हम कैलकुलेट करें तो ये होना चाहिए Q/RC। अब ये जो I लिखा हम लोगों ने करंट, ये करंट क्या है, कहेंगे ये है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज इन कैपेसिटर, यानी ये कैपेसिटर में चार्ज के डिक्रीज होने का रेट है। अब डिक्रीज होने का रेट है तो फिर इसे हम लिख सकते हैं भाई -dQ/dt, यानी ये जो करंट है वो क्या है -dQ/dt, मतलब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज। तो हम लिख सकते थे -dQ/dt इज इक्वल टू Q/RC। Q हो गया चार्ज और ये कौन सा चार्ज है Q, इंस्टेंटेनियस चार्ज, यानी जब हमने स्विच ऑन किया था T0 पे तो उस समय चार्ज उस पे मैक्सिमम था Q नॉट। थोड़ा सा टाइम इलैप्स हुआ, यानी अब टाइम क्या है 0 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो जैसे ही 0 से थोड़ा ज्यादा टाइम हुआ कैपेसिटर डिक्रीज हुआ और उस मोमेंट पे कितना चार्ज है उस पे Q चार्ज है और डिक्रीज किस रेट से हो रहा है -dQ/dt। अब इसी को अगर हम ऐसे लिख लें कि -dQ/Q, तो फिर ये होना चाहिए 1/RC और इधर लिख दिया हमने dt। अब इन्हें इंटीग्रेट कर लें तो जब 0 टाइम पे हमने स्विच ऑन किया था उस समय कैपेसिटर हमारा फुल चार्ज था, यानी कैपेसिटर में जो चार्ज था वो था Q नॉट। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा कैपेसिटर का चार्ज डिक्रीज होता जाएगा और T टाइम पे डिक्रीज होने के बाद कितना चार्ज बचा वो हमने लिख दिया Q। तो अब इसे अगर हम इंटीग्रेट करते तो हो गया था -log Q/Q नॉट और यहाँ पे हम लिख सकते थे dt इंटीग्रेशन हो गया T, तो T/RC, यानी माइनस उधर शिफ्ट करें तो ये हो गया log Q/Q नॉट इज इक्वल टू -T/RC और log भी अगर यहाँ हटा दें हम तो Q/Q नॉट होगा e⁻T/RC। तो ये हो गया भाई चार्ज, यानी इंस्टेंटेनियस चार्ज। इससे आगे, इसके आगे अगर हम लोग देखें तो ये Q/Q नॉट इज इक्वल टू e⁻T/RC
तो यहाँ से चार्ज कितना हो गया, तो वो हो गया क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यानी इस तरीके से कैपेसिटर में जो चार्ज है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर भी अगर हम कुछ कंडीशंस में चेक करें और कह दिया हमने कि मान लीजिए टाइम क्या था, 0, तो जब टाइम था 0 तो चार्ज कितना था, तो क्यू इज इक्वल टू लिखते हैं हम क्यू नॉट, और ये होता 1 अपॉन ई की पावर टी अपॉन आर सी। टी को यहाँ पे अगर हम लिखें 0 तो ये हो गया था क्यू नॉट 1 अपॉन ई की पावर 0, और ई की पावर 0 का मतलब हो गया यहाँ पे 1, तो फिर क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू नॉट। यानी जीरो टाइम पे जब हमने स्विच ऑन किया था उस समय कैपेसिटर हमारा पूरी तरीके से चार्ज था, फुल चार्ज था, और चार्ज कितना था कैपेसिटर में, क्यू नॉट। अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था कि ये जो आरसी होता है, आरसी, इस आरसी को हम लोग कहते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल पावर होती है वो एक्सपोनेंशियल पावर होती है डायमेंशन लेस, और ये एक्सपोनेंशियल पावर डायमेंशन लेस तभी हो सकती है जब टी और आरसी इनके यूनिट और डायमेंशन क्या हो, यूनिट एंड डायमेंशन क्या हो, सेम। तो जब इन दोनों के यूनिट और डायमेंशन सेम होंगे तो टी अपॉन आरसी क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। इसीलिए आरसी को हम लोग टाइम कांस्टेंट कहते हैं, और आरसी की यूनिट सेकेंड होगी, डायमेंशनल फार्मूला टी होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जीरो टाइम पे तो कैपेसिटर हमारा फुल चार्ज था। अब हमने कहा टाइम थोड़ा और सा बढ़ जाने दीजिए, यानी जब हमने कह दिया टाइम बहुत सारा हो गया, कितना हो गया, इनफाइनाइट, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट, क्योंकि ये जो आरसी है इसमें सी माइक्रोफैरड में होता है। अब माइक्रोफैरड में होगा तो टाइम जो है ये भी माइक्रो सेकेंड के रेंज में होगा। तो माइक्रो सेकेंड के सामने, यानी माइक्रो सेकेंड के कंपैरिजन में एक सेकेंड भी इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिखते हैं तो ये क्यू इज इक्वल टू हो जाता है क्यू नॉट, और फिर 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कैपेसिटर को फुल डिस्चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, और जीरो टाइम पे कैपेसिटर क्या था, फुल था। यानी कैपेसिटर को चार्ज होने में भी बहुत समय लगा, कितना, इनफाइनाइट थ्योरेटिकली, और डिस्चार्ज होने में भी थ्योरेटिकली इनफाइनाइट टाइम लगेगा, तो कैपेसिटर फिर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि टाइम की वैल्यू भाई 0 से तो ज़्यादा है और इन्फिनिटी से कम है, तो जब टाइम की वैल्यू 0 से ज़्यादा और इन्फिनिटी से कम होगी तो कैपेसिटर में फिर जो चार्ज होगा वो क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी होगा। अब यही अगर हम पता करना चाहें कि जब एक टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, यानी टाइम की जो वैल्यू है वो एक टाइम कांस्टेंट के बराबर हो, आरसी के इक्वल हो, तब कितना चार्ज होगा, तो ये होगा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 अपॉन ई की पावर आरसी अपॉन आरसी करते तो ये मिल जाता हमको क्यू नॉट 1 अपॉन ई। अब क्यू इज इक्वल टू हमने लिखा भाई क्यू नॉट, और ई की वैल्यू होती है 2.718, तो सॉल्व होके आएगा 0.37 क्यू नॉट। यानी एक टाइम कांस्टेंट जब खत्म होगा तो एक टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर हमारा 37% डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी एक टाइम कांस्टेंट में 37% डिस्चार्ज होगा। तो इसके अगर डिस्चार्जिंग के लिए हम ग्राफ बनाते हैं तो यानी t इज इक्वल टू 0 जब था, यानी 0 तो यहाँ ओरिजिन पे होगा, तो 0 टाइम पे यहाँ कितना चार्ज था, क्यू नॉट। अब ये एक्सपोनेंशियली इस तरीके से कम होता जाएगा, और
जब टाइम की वैल्यू हो जाएगी RC के बराबर, तो कैपेसिटर में चार्ज डिस्चार्ज हो गया 0.37 क्यू नॉट, यानी अब कितना चार्ज है 0.37 क्यू नॉट, और पूरी तरीके से डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट। तो इस तरीके से कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज होगा। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो कैपेसिटर के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी होगी, कैपेसिटर की प्लेट का जो पोटेंशियल होगा वो भी चार्ज के साथ साथ चेंज होगा। अब चेंज होगा तो यहाँ बात करते हैं हम लोग कि इस कैपेसिटर का पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा। तो बात करते हैं यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल की। तो ये हो गया भाई कैपेसिटर, और कैपेसिटर में जो चार्ज है वो डिक्रीज हो रहा है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ए की पावर माइनस टी अपॉन RC से। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो होना चाहिए Q अपॉन C, और Q हम लोगों ने लिख रखा है Q नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन RC। अगर इसे हम C से डिवाइड कर ले तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू V नॉट ए की पावर माइनस टी अपॉन RC, जिसमें ये जो V नॉट है, ये V नॉट क्या है, कहेंगे ये है मैक्सिमम पोटेंशियल। मैक्सिमम पोटेंशियल कब का है, कहेंगे एट T इज इक्वल टू 0, यानी जब 0 टाइम पे हमने स्विच ऑन किया था तब कैपेसिटर में पोटेंशियल था V नॉट। तो ये इस तरीके से एक्सपोनेंशियली इसका पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। अब यहाँ अगर चेक भी करना चाहें तो कर सकते हैं। टाइम को हमने लिखा 0, तो V इज इक्वल हो गया, देखो V नॉट 1 अपॉन e की पावर 0, यानी हो गया V नॉट, क्योंकि e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर हमने कहा नहीं चलो अच्छा T इज इक्वल टू RC की बात कर लेते हैं। तो फिर ये V इज इक्वल होना चाहिए V नॉट, और ये हो जाएगा 1 अपॉन E, क्योंकि T और RC इक्वल हो गए, तो T और RC जब इक्वल हो जाएंगे तो 1 हो गया E की पावर। अब E की पावर 1 हो गई तो हम लिखते हैं V नॉट अपॉन 2.718, तो यहाँ से हमें मिलेगा 0.37 V नॉट, यानी एक टाइम कांस्टेंट में इसका जो पोटेंशियल है वो भी डिक्रीज होगा, और कितना 0.37 V नॉट हो जाएगा। अब यहीं पे अगर हम लोग बात करें कि जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कैपेसिटर हमारा पूरा डिस्चार्ज हो चुका होगा, तब पोटेंशियल क्या होगा, तो ये V इज इक्वल होता V नॉट 1 अपॉन E की पावर इन्फिनिटी, और 1 अपॉन E की पावर इन्फिनिटी होता है 0, तो फिर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। यानी कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगा, तो इनफाइनाइट टाइम के बाद जब कैपेसिटर हमारा पूरा डिस्चार्ज हो चुका होगा, उस पर चार्ज ही नहीं होगा, तो जो पोटेंशियल होता है Q/C वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर हम पोटेंशियल और टाइम का ग्राफ बनाएं तो यहाँ पे जो ग्राफ बन के तैयार होगा वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, यानी यहाँ पे हो गया टाइम और ये हो गया भाई पोटेंशियल। तो फिर इस तरीके से पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। अभी 0 टाइम पे कितना है, V नॉट, एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना हो जाएगा, तो 0.37 V नॉट। तो इस तरीके से पोटेंशियल प्लेट के क्रॉस एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। कितनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एनर्जी एसोसिएटेड विद कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के साथ में जो एनर्जी है या कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो कैसे खत्म होगी, वो कैसे डिक्रीज होगी। तो इसके लिए ये तो हो गया भाई अपना कैपेसिटर, और कैपेसिटर में जो चार्ज डिक्रीज हो रहा है वो Q इज इक्वल Q नॉट E की पावर माइनस T अपॉन RC के अकॉर्डिंग, और इसकी कैपेसिटी C है। तो एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो एनर्जी का हम लोग फार्मूला लिखा करते हैं Q² अपॉन 2C। तो Q इज इक्वल टू हो गया, देखो Q नॉट E की पावर माइनस T अपॉन RC। अब अगर इसको हम स्क्वायर करें
तो स्क्वायर करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 2T/RC, और इसको 2C से डिवाइड भी कर दें तो 2C से डिवाइड भी कर दिया, तो एनर्जी हो गई यहाँ पे U इज इक्वल U0 e⁻²T/RC। तो इस तरीके से एनर्जी भी यहाँ डिक्रीज होगी। अब एनर्जी जब इस तरीके से डिक्रीज होगी तो यहाँ एनर्जी और टाइम का भी जो ग्राफ है वो भी एक्सपोनेंशियल होगा और इस तरीके से बनेगा। तो ये एनर्जी हो गई और इधर हो गया टाइम। तो इस तरीके से डिक्रीज होना शुरू होगा तो कैपेसिटर की एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। अब चार्जिंग समझ गए हम लोग, डिस्चार्जिंग भी समझ गए। तो अब फिर हम लोग बात करते हैं कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होंगे, तो जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होंगे तो जो रेजिस्टेंस लगा है, या जब कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर रहे होंगे तो जो रेजिस्टेंस लगा है उसके थ्रू कितनी एनर्जी का लॉस होगा। खैर अभी अगर हम यहाँ डिस्चार्जिंग करंट की बात करें तो हम लोगों ने लिख रखा है Q इज इक्वल टू Q0 e⁻T/RC। अब इसे अगर हम करते हैं dQ/dt, तो dQ/dt क्या हो जाएगा, माइनस ये हो गया 1/RC Q0 e⁻T/RC। तो जब dQ/dt यहाँ पे डिक्रीज हो रहा होगा तो इसके डिक्रीज होने का जो रेट है वो हो गया Q/RC e⁻T/RC। तो इस तरीके से, और Q0/C क्या हो गया, V0/R e⁻T/RC। तो इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा होगा। अब ऐसे अगर करंट फ्लो कर रहा होगा तो हीट एनर्जी कितनी लॉस हो रही होगी, I²RDT। इस तरीके से एनर्जी भी जो है हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी। तो यहाँ पे अगर हम हीट एनर्जी कैलकुलेट करते तो लिख देते भाई I²RDT। तो I की जगह पे तो हो गया भाई V0/R e⁻T/RC इंटू R इंटू dt। अब इसे अगर हम लोग इंटीग्रेट कर ले T इज इक्वल टू 0 से T इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे मिल जाएगी कितनी एनर्जी का लॉस हुआ। तो यहाँ तो हो गया भाई V0² e⁻2T/RC और ये हो गया dt। तो इंटीग्रेट करते तो होता V0² e⁻2T/RC और ये हो गया -2/RC। लिमिट हो गई भाई 0 से इन्फिनिटी। अब 0 से इन्फिनिटी तो ये हो गया भाई V0² इंटू C, R तो कैंसिल होगा, C हो गया, और ये रहा माइनस e⁻2T/RC। अब यहाँ अगर हम लिमिट लिख डालें, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब अगर हम यहाँ पे लिमिट लिखते तो लिमिट के लिए फिर चलिए इधर लिख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये हो गया भाई H इज इक्वल टू C V0² 2 और ये हो जाता e⁻2 इंटू इन्फिनिटी, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करना है और ये माइनस है तो फिर लिमिट लिख लो दूसरी। लिमिट मतलब 0 से इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी से, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करते तो ये होता 1/e⁻0 माइनस होता 1/e⁻∞। तो यहाँ से मिल गया हमको हाफ C V0², यानी जितनी एनर्जी कैपेसिटर में है वो सब की सब क्या हो जाएगी यहाँ पे डिस्चार्ज। तो इस तरह से
तरीके से एनर्जी का लॉस कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। और वैसे भी एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग कैपेसिटर में यूज करते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ की वी और की वी स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये एग्जैक्टली वैसे ही है। खैर, अगर वो याद है तो ऐसे कुछ करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अब आ गए हम लोग यहाँ पे, ये कैसे सर्किट होंगे इनके, तो कुछ उनकी बात करते हैं। तो यहाँ बेसिकली दो तरीके के सर्किट आपको मिलेंगे। एक तो वो सर्किट होंगे जिनमें कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर के साथ कोई रेजिस्टेंस भी होगा, और भी चलिए एक रेजिस्टेंस लगा लिया हमने यहाँ पे। लेकिन ये जो बैटरी होगी यानी चार्जिंग सोर्स, ना तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और ना ही कोई दूसरा रेजिस्टेंस इस बैटरी के साथ सीरीज में होगा। यानी यहाँ पे केवल और केवल बैटरी होगी, ना तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ना कोई और रेजिस्टेंस बैटरी के साथ सीरीज में होगा। अब इसका ईएमएफ है ई, इसे हमने लिख दिया R1 और इसे हमने लिख लिया R2। और कंडीशन क्या है, T इज इक्वल टू 0। तो जब T इज इक्वल टू 0 होगा तो रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर तो हो जाएगा भाई 0। तो यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा होगा I2, वो I2 जानते हैं क्या होगा, तो ये होगा E अपॉन R2। और यहाँ पे जो करंट I1 होगा वो भी होगा E अपॉन R1। तो बैटरी से टोटल कितना करंट निकलेगा, तो ये हो गया E अपॉन R1 प्लस E अपॉन R2। ये करंट कब फ्लो करेगा, तो जब हम जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, यानी T इज इक्वल टू 0 पे जब हम स्विच ऑन करेंगे तब ये कुछ ऐसी कंडीशन होगी। लेकिन अब हम यहीं पे बात कर ले स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब ये हमारा कैपेसिटर मान लिया हमने फुल चार्ज हो गया। अब कैपेसिटर हमारा फुल चार्ज हो गया तो मैंने बताया था कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। उस ब्रांच से अब कोई भी चार्ज या करंट फ्लो नहीं करेगा जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होगा। मतलब ये है कि यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस हो गया R2, ये हो गया रेजिस्टेंस R1 और ये हो गई बैटरी। अब जैसे ही हम यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे तो ये कंडीशन हमको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक हम वेट करें उसके बाद, तो जब कैपेसिटर हमारा फुल चार्ज हो गया, यानी टाइम को अब अगर हम मान लें कि इनफाइनाइट हो गया, अब इनफाइनाइट हो गया जब टाइम, तो C क्या हो गया, कहेंगे फुल चार्ज हो गया। अब फुल चार्ज हो गया तो रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ C हो जाएगा इनफाइनाइट। अब रेजिस्टेंस जब इनफाइनाइट हो जाएगा कैपेसिटर का, तो फिर इस ब्रांच से जो I2 फ्लो कर रहा था वो I2 अब हो जाएगा 0। केवल यहाँ पे हमको I1 मिलेगा और I1 क्या होगा, E अपॉन R1। E क्या है, EMF, और R1 हो गया रेजिस्टेंस। तो इनफाइनाइट टाइम पे हमको ये कंडीशन होगी, यानी ये पूरी तरीके से फुल चार्ज होने के बाद मान लीजिए स्विच ऑफ हो गया, यानी इस लाइन का स्विच ऑफ हो गया, इधर अब कोई करंट नहीं जाएगा, बैटरी से जो भी करंट निकलेगा वो सब यहीं पे होगा। यानी देखिए कैपेसिटर T इज इक्वल 0 पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कैपेसिटर फुल चार्ज होने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जो भी टेंशन है, जो भी प्रॉब्लम है वो कब होगी, तो 0 टाइम से के बाद और इन्फिनिटी से पहले। यानी जब हम स्विच ऑन करेंगे चार्जिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद और फुल चार्ज होने से पहले का जो टाइम इंटरवल है उसमें करंट और चार्ज का वेरिएशन होगा। अब कैसे होगा, तो यहाँ पे हमने फिर से बना दिया भाई ये कैपेसिटर, और ये हो गया अपना रेजिस्टेंस R2, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना लिया हमने R1, और ये हो गई बैटरी, और ये रहा स्विच।
तो जब टाइम होगा यहाँ पे, कितने टाइम की बात है, तो टाइम यहाँ पे हो गया ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी। अब ऐसी कंडीशन होगी तो यहाँ कैपेसिटर में जो चार्ज आ रहा होगा वो Q इज इक्वल टू क्या होगा, सी ई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। और यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो I2 इज इक्वल टू होना चाहिए E अपॉन आर, तो ई की पावर माइनस टी अपॉन R2 इंटू सी। R2 इंटू सी क्या हो गया, टाइम कांस्टेंट, क्योंकि कैपेसिटर के साथ यहाँ कितना बड़ा रेजिस्टेंस लगा है, R2। और यहाँ अगर हम करंट की बात करें तो I1 होगा, जो होगा E अपॉन R1। यानी अब देखिए जो हमने R2 इंटू सी लिखा है वो है टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। तो टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट कितना हो गया, R2 से। R1 को क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि R1 का कैपेसिटर से कोई लेना देना नहीं, समझ गए। चार्ज यानी करंट का वेरिएशन किस में होगा, R2 में होगा, तो R2 क्या होगा, टाइम कांस्टेंट में इन्वॉल्व होगा। तो ऐसे सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए हम इसी ब्रांच में जो भी रेजिस्टेंस लगे होंगे, मान लीजिए अगर इस कैपेसिटर वाली ब्रांच में ये C हो गया, इधर ये हो जाता मान लीजिए R2, और भी कुछ लगा है इस तरफ, मान लीजिए ये लगा हुआ है R3। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम टाइम कांस्टेंट लिखते तो यहाँ पे जो टाइम कांस्टेंट होता वो R2 प्लस R3 इंटू सी हो जाता, यानी इस तरीके से। अब अगर हम कैलकुलेट करेंगे बैटरी से इस समय कितना करंट निकल रहा है, तो ये होना चाहिए था I1 प्लस E अपॉन R2 E की पावर माइनस T अपॉन R2 से। तो इतना करंट इस समय बैटरी से ड्रॉ कर रहा होगा। तो अभी अभी हमने बोला था हमें दो तरीके के सर्किट मिलते हैं, जिनमें से एक तो आपने देख लिया, बस पहचान गया है, ये जो बैटरी है इसका ना तो इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए और ना ही कोई अदर रेजिस्टेंस होना चाहिए बैटरी के साथ सीरीज में। तो हम टाइम कांस्टेंट में इसी रेजिस्टेंस को केवल काउंट करेंगे और इस तरीके से करंट लिख लेंगे। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरे तरीके के सर्किट की बात कर लेते हैं। तो जो दूसरे तरीके का सर्किट है उसमें ये तो हो गया भाई कैपेसिटर, फिर यहाँ हमने कह दिया ये रेजिस्टेंस भी हो गया R2, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमने लिख दिया R1, और ये हो गई बैटरी। अब मान लीजिए बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस, अब इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ये ऐसा दिख गया। तो हम क्या करेंगे, अब बैटरी को हम यहाँ से हटा देंगे, कैपेसिटर को भी हम यहाँ से रिमूव करेंगे, तो हमें जो सर्किट देखने के लिए मिलेगा वो इस तरीके का होगा। यहाँ पे कैपेसिटर लगा था, हटा दिया मैंने, और क्या लिख दिया इसको, ए बी। अब यहाँ देखो R2 लगा था, ये अभी भी लगा हुआ है। फिर इस लाइन में R1 लगा था, देखो अभी भी लगा हुआ है, R1 को नहीं कुछ किया मैंने। बैटरी हटा दिया बट उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ अभी भी लगा रहने दिया हमने। तो ये जो सर्किट था हमारा अब इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब ऐसे चेंज हो जाएगा तो हम यहाँ रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे अक्रॉस ए बी। अब ए के क्रॉस अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये तो हो गया ए, और ए से देखो फिर ये निकल गया R1, और ये हो गया भाई स्मॉल आर, और इन सब के साथ सीरीज में ये आ गया R2, और हम कहाँ पहुंच गए, पॉइंट बी। अब इनका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे RAB। तो RAB के लिए ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो क्या हो जाएगा R1R अपॉन R1 प्लस R, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है उसके साथ में सीरीज में हो गया ये R2। तो हमने निकाल लिया भाई यहाँ पे RAB। तो जब हमको RAB मिल जाएगा तो हम टाइम कांस्टेंट यहाँ जो लिखेंगे टाउ, वो क्या होना चाहिए, RAB इंटू सी। इस तरीके से हम लोग टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे।
तो उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब ये बात समझ में अगर आपकी आ गई है तो फिर हम देखते हैं इसी सर्किट में कुछ। अब यहाँ पे देखिए हमको फिर से हमारा पुराना सर्किट दिख गया। अब पुराना सर्किट दिख गया, यहाँ पर भी अगर हम बात करें कि t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, तो इसका तो कुछ रेजिस्टेंस होगा नहीं, R1 R2 दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ इक्विवेलेंट अगर रेजिस्टेंस निकालें तो ये हो गया भाई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस हो गया स्मॉल r। अब बैटरी से कितना करंट निकलेगा I, तो I क्या हो जाएगा E अपॉन R इक्विवेलेंट। अब यहाँ कैपेसिटर के क्रॉस अगर ये गया करंट I1 और इधर गया करंट I2, ये कब की बात है, t इज इक्वल टू 0 की। तो देखिए यहाँ पे R1 और R2 यानी रेजिस्टेंस ऑफ C क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ C होगा इस समय 0। तो भाई ये तो केवल R2 होगा। इधर क्या हो गया भाई R1 हो गया, और यहाँ करंट कितना आ रहा है चल करके हम लोग कहेंगे I, और इधर कितना करंट जाएगा I2, इधर कितना करंट जाना चाहिए I1। तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा I1 R1 और I2 R2, ये पोटेंशियल दोनों के क्रॉस क्या रहेगा सेम। तो यहाँ I1 और I2 का जो रेशियो होगा वो I1 इज टू I2 इस समय क्या होगा, तो हम कहेंगे R2 इज टू R1 होगा। तो यहाँ I1 लिखना था हमें, टोटल लिखते हम करंट I इंटू R2 अपॉन में कर दिया हमने R1 प्लस R2, और I2 अगर कैलकुलेट करते तो टोटल करंट जो अभी ड्रॉ किया हमने यहाँ पे इंटू करते R1 अपॉन में हो गया R1 प्लस R2। तो t इज इक्वल टू 0 पे अगर हमें कैलकुलेट करना होता करंट कि किस ब्रांच से कितना करंट फ्लो करेगा, तो हम इसी अपने सिंपल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं जब कैपेसिटर हमारा फुल चार्ज हो चुका होगा तब क्या करेंगे। तो जब कैपेसिटर हमारा फुल चार्ज हो चुका, इसका मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो स्टेडी स्टेट का मतलब जब ये फुल चार्ज हो गया तो फिर कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है वो हो गया इनफाइनाइट। तो जिस ब्रांच में यानी t इज इक्वल टू इंफिनिटी से क्या हो गया, कहेंगे फुल चार्ज हो गया। अब फुल चार्ज हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा कैपेसिटर का, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर इनफाइनाइट हो गया। अब इनफाइनाइट हो गया तो इस ब्रांच से कोई भी करंट पास नहीं होगा। तो यहाँ से जो पास होने वाला करंट है वो तो 0 हो गया। तो करंट अब केवल यहाँ से पास हो रहा होगा I1, ये स्मॉल r, ये हो गया R1। तो इस कंडीशन में अब अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो ये हो गया R1 प्लस स्मॉल r। करंट कितना निकल रहा होगा, तो E अपॉन R इक्विवेलेंट, यानी अब ये करंट हो गया E अपॉन R प्लस स्मॉल r। तो इतना करंट ड्रॉ होगा, यही I है और यही क्या है I1, यानी I और I1 यहाँ पे दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। और कितने हो गए, तो E अपॉन R1 प्लस स्मॉल r, यानी इस ब्रांच को हम पूरा ही नेग्लेक्ट कर देंगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब अगर किसी ने पूछ लिया भाई ये बताओ कि इस कैपेसिटर में चार्ज कितना होगा, यानी इस समय कैपेसिटर में कितना चार्ज होगा, यानी चार्ज कितना है, तो चार्ज क्या होना चाहिए, तो कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या हो गई C, और पोटेंशियल कितना होगा, तो वो होना चाहिए I1 R1, यानी इस समय जो चार्ज होगा वो हो गया C, और ये रहा E अपॉन R1 प्लस R इंटू R1। और इसी Q को हम लोग क्या कहेंगे, Q नॉट, यानी Q नॉट का मतलब मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और कैपेसिटर का V नॉट यानी मैक्सिमम पोटेंशियल अगर हमें लिख रहे हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल
अक्रॉस कैपेसिटर, तो इसके अक्रॉस वही पोटेंशियल होगा जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। मतलब V क्या हो गया यहाँ पे I1 R1, और I1 कितना है E/R1 प्लस स्मॉल r इंटू R1। तो ये जो पोटेंशियल है यही इस समय मैक्सिमम पोटेंशियल हो सकता है अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि जब टाइम 0 से ज़्यादा होगा और इन्फिनिटी से कम, ऐसी कंडीशन में क्या होगा। तो इस कंडीशन में अभी हम लोगों ने मैक्सिमम पोटेंशियल तो देख लिया कि कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम कितना पोटेंशियल हो सकता है, वो हमें पता चल गया E/R1 प्लस स्मॉल r। अब अगर यहाँ पे हम बात करें, यानी इस समय जब टाइम होगा हमारे पास 0 से ज़्यादा और इन्फिनिटी से कम, तो अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था इसके क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल V0। तो अब ये जो चार्ज हो रहा होगा कैपेसिटर, वो चार्ज होना चाहिए था CV0 1 माइनस e⁻ RAB कैलकुलेट किया था, यानी e⁻ T/RAB इंटू C। यानी जो AB के क्रॉस अभी हमने पोटेंशियल निकाला था, ये पॉइंट A था और इसको कहा था पॉइंट B। तो A और B पॉइंट के क्रॉस अभी रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था, उसी रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए। और यहाँ अगर हम करंट कैलकुलेट करें कितना होगा, तो ये I2 हो जाएगा फिर V0/R2 और e⁻ T/RAB इंटू C, यानी ये इतना इस पे फिर करंट होगा। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि उस ब्रांच से कितना करंट पास हो रहा होगा जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा है। तो उम्मीद है कि ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। तो आप इसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद में न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे। आगे किसी दिन हम इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे। तब तक के लिए फिर नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली क्लास।